जाएगा। वीरेंद्र जी, सीएम फेस के साथ नहीं जाएंगे चुनाव में? मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज मैं इस विषय का उत्तर देने में सक्षम नहीं हूं, मानक ना जी ही अभी ठीक हमारी है। इतना लंबा पार्टी बोला इन्होंने ने ना इसका कि वही फैसला टाइम लिया है। ओके, अब रुक जाए संजू, तो एक मिनट प्लीज। मैंने इंडिया दोनों को ब्लॉक दो की बार मौका मीटिंग दिया, होगी, प्लीज अभी उसमें रुकिएगा जरा, फैसला थोड़ा होगा। एक एक राउंड और ले लूं जरा मैं। अब संजय जी आपके पास आ रहा हूं। संजय जी, मुख्यमंत्री का चेहरा मैटर करता है क्या? सीएम फेस के बिना या सीएम फेस के साथ जाना? क्योंकि हम पहले देख रहे थे कुछ पार्टियों ने अपनी रणनीति बदलने की कोशिश की थी, कुछ चुनाव में सीएम फेस दिया, कुछ में नहीं दिया, और लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का सवाल ही ये होता था, मोदी के सामने कौन? नहीं मानक जी, कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि आप चुनाव जीतने की स्थिति में ना हो, पार्टी का जनाधार कमजोर हो, पार्टी की लीडरों की विश्वसनीयता कम हो, लेकिन आपने अपने एक सिर्फ सीएम पद के उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी और सब कुछ बदल जाएगा, ऐसा नहीं होता। मुझे लगता है कि हाँ, एक एडिशनल एडवांटेज होता है। कब होता है? जब पार्टी का कोई जनाधार होता है, पार्टी को लोग पसंद कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप एक सीएम के चेहरे को भी लेके आते हैं तो उसका फायदा होता है। लेकिन अगर पार्टी के खिलाफ मूड बना हुआ है, पार्टी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, पार्टी के पक्ष में वोट देने को लोग तैयार नहीं है, तो आप सीएम के कितने भी चमकदार चेहरे को ले आए, वैसा उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई ऐसे उदाहरण है। आप 2015 का विधानसभा, दिल्ली का विधानसभा चुनाव देखें, 2013 का विधानसभा चुनाव, 15 का विधानसभा चुनाव, मुझे याद नहीं आ रहा 15 या 13, किरण बेदी को बीजेपी ने अपने सीएम चेहरे के रूप में उतारा था, और आखिरी लास्ट मोमेंट उतारा था, बिल्कुल 2015 में। तो वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने सीएम के चेहरे के लिए किसी को आगे किया और आप चुनाव जीत गए, और अगर नहीं किया तो आप चुनाव हार जाएंगे। पार्टी का जनाधार सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, अब समीर जी, मुझे ये भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को देखकर वो मुलायम सिंह वाला चुनाव याद आ रहा है। क्या आपको भी वो याद आया कि अगर मुलायम सिंह जीते थे, अखिलेश यादव को श्रेय दिया गया, सब पूछ रहे थे मुख्यमंत्री कौन बनेगा कौन बनेगा कौन बनेगा, और उन्होंने बना दिया अखिलेश को। इस बार भी क्या कांग्रेस में यही प्लान चल रहा है क्या? देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुलायम सिंह की घर की पार्टी थी, वो अपने भाई को मुख्यमंत्री बना दे, वो बेटे को मुख्यमंत्री बना दे, वो उनके हाथ में था। कांग्रेस के अंदर इस तरीके से इतना आसान नहीं रहेगा भूपेंद्र के लिए कि देखिए, अगर आप हरियाणा की अगर बात करोगे तो हरियाणा में कांग्रेस बहुत गुटों में बटी हुई है। सुरजेवाला का अलग गुट है, कुमारी शैलजा का एक अलग गुट है, अब भूपेंद्र हुड्डा का एक अलग गुट है, और केंद्र में भी ऐसा है कि सब भूपेंद्र हुड्डा के फेवर का मामला नहीं है। हालांकि ठीक है, सबसे बड़ा चेहरा वो है, जाटों के बड़े नेता है, और इस समय किरण चौधरी उन्हीं के कारण पार्टी छोड़ के चली गई। किरण चौधरी भी एक दावेदार थी, टिकट नहीं मिला तो वो भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। तो हुड्डा के कारण बहुत लोग छोड़ के गए भी हैं, लेकिन फिलहाल हुड्डा सबसे बड़े नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 5 सीट जो जीती है कांग्रेस का श्रेय हुड्डा को दे रही है, और इस समय हुड्डा को भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया हुआ है विधानसभा। जिस तरीके से अगर आप देखोगे तो जेजेपी जो पार्टी थी दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, उसको सिर्फ 8.85% वोट मिला, 1% वोट भी नहीं मिला है। जो पार्टी 2019 के विधानसभा चुनाव के 10 महीने पहले बनती है, 10 सीटें जीतती है और 15% का वोट बैंक लेके चली जाती है, वो इस लोकसभा चुनाव के अंदर 10 के 10 सीटों के अंदर जमानत जब्त हो जाती है। तो पूरा जाट का जो जाट वोट था जेजेपी का, वो पूरा कांग्रेस में शिफ्ट हुआ है। और कांग्रेस के लिए एक राहत की खबर है कि जाट वोट जो इंडियन नेशनल लोकदल के पास जाता था वह कांग्रेस के पास चला गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये जाट वोट पूरा अगर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ बना रहता है, तो मुझे लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा के लिए एक बड़ी ताकत के रूप में रहेगा। उसके साथ अगर दूसरा दलित कुछ उनके साथ जुड़ जाता है, ओबीसी वोट, तो मुझे लग रहा है कांग्रेस इस स्थिति में फाइट में आने की स्थिति के अंदर हो जाएगी। और यही रणनीति भारतीय जनता पार्टी समझ रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया सैनी साहब को, क्योंकि 10 साल के एक जो चुनाव के बाद एंटी इनकम्बेंसी होना ही है। 2004 से 2014 तक हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, 2014 से भारतीय जनता पार्टी के वहां सरकार रही मनोहर लाल खट्टर के। इसमें मनोहर लाल खट्टर कास्ट पॉलिटिक्स में नहीं बातें हरियाणा के अंदर, भले उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ईमानदार है, लेकिन जब जाति की बात आती है तो खट्टर साहब कमजोर पड़ते हैं। वहाँ जो जिस जात से वो आते उसका बहुत वोट बैंक नहीं था, तो भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी रही कि उन्हें दिल्ली लाया जाए और वहाँ ओबीसी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में गैर जाट की राजनीति करती है, तो उन्हें वहाँ ओबीसी मुख्यमंत्री बनाना एक मजबूरी थी। अब बनाया, अब देखते हैं ओबीसी वोट कितना जाता है। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि जाट कांग्रेस के साथ एकजुट है। किरण चौधरी के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है,
और जो आज आप देख रहे हैं कि फोगाट के साथ जिस तरीके से दीपेंद्र हुड्डा रहे, ये जाटों की राजनीति का एक संकेत आप देख सकते हैं कि कैसे जाटों को संदेश जाए कि एक पूरा वोट आप कांग्रेस के लिए कीजिए, आप जेजेपी में और इंडियन नेशनल लोकदल में बटो मत, एक तरफा वोट करो और कांग्रेस की सरकार बनाइए। मुझे लग रहा है इस बार जाट कांग्रेस की तरफ जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी गैर जाट के अगर वोट अपने पास कॉन्सेंट्रेट पूरा कर लेता है, प्रधानमंत्री मोदी का चुनाव प्रचार वहां पूरा बेहतर करते हैं, और जिस तरीके से सैनी को मुख्यमंत्री बनाया, अभी सैनी उतनी लोकप्रियता वहां हासिल कर नहीं पाए कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। या चुनाव पूरा प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर होगा, संगठन के नाम पे होगा, राष्ट्रीय संगठन चुनाव लड़वाएगा, फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा दी थी, वैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरियाणा के विधानसभा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो शासन रहा है, एक ईमानदार शासन, वो एक प्लस पॉइंट जरूर होगा। और उसका वो मुद्दा भी बना रहे हैं इस बार, बिना खर्ची बिना पर्ची। अब शीतल जी, महाराष्ट्र में आपको लग रहा है दोनों पक्षों में एनडीए और एमवीए, महायुति और महाविकास आघाड़ी, बिना चेहरे के लड़ाई होने जा रही है या चेहरे रहेंगे और बहुत सारे रहेंगे दोनों तरफ? देखिए, तमन्ना तो बहुत सारे लोगों की होगी, लेकिन मुझे लगता है एमवीए में कुल मिला के ठाकरे साहब के लिए सहमति हो जाएगी। थोड़ी बहुत बातें कभी कभी कांग्रेस के कुछ नेताओं की ओर से आ जाती है, उनके अध्यक्ष की ओर से आई है बीच में, तो उससे शंका होती है और शंका होनी भी चाहिए जब तक चीज तय नहीं हो जाती। लेकिन इधर ज्यादा चेहरे हैं बीजेपी के यहाँ जो इश्यूज हैं। अजित पवार के हालिया जो बयान है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी शंका पैदा कर रहे हैं। तो कुल मिला के दोनों मोर्चों के पास समस्याएं एक जैसी नजर आ रही हैं, और परिस्थितियां जो लोकसभा चुनाव के आधार पर हम देखें तो थोड़ा सा एडवांटेज एमवीए को नजर आता है। लेकिन अगर चुनाव तक झगड़े वगड़े नहीं हुए, लीडरशिप वाला तय हो गया, अच्छा कैंपेन हुआ, तो उसका बेनिफिट मिलेगा। नहीं कर पाए तो बेनिफिट नहीं मिलेगा, जैसा हम चुनाव में देखते हैं। तो महाराष्ट्र से तो मुझे यही नजर आ रहा है। ठीक है, ऑल राइट। एक लाइन जोड़ देता हूं महाराष्ट्र को लेके। अगर भारतीय जनता पार्टी देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री चुनाव के पहले घोषित करती है तो उसका बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को होगा, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने 2014 से 2019 का 5 साल का देवेंद्र का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है। लेकिन अब बहुत अच्छा, लेकिन अब मसला वही है ना कि कर दे तो फायदा होगा, लेकिन शिंदे और अजीत पवार की पार्टियां करने देंगी या नहीं। मेरे पास 1 मिनट बचा है, 30 सेकंड आप दोनों के लिए। पहले वीरेंद्र वशिष्ठ, आप 30 सेकंड आपके, बोलिए।